चलिए अगला है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र विषय का कहां से इसका ओरिजिन हुआ और धीमे धीमे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में विशेष योगदान दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, खास करके दो क्रांतियां जो थी उन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में बड़ा योगदान दिया। पहला था आपका औद्योगिक क्रांति और दूसरी थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। 1750 के दशक में यानी कि आपकी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई और 1789 में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसके बाद फिर और भी चेंजेस हुए, जिसे राज्य और समाज की उत्पत्ति में यानी कि दैवीय सिद्धांत में विश्वास कम हो गया। पहले ये माना जाता था कि जो राज्य है या राजा है वो देवी शक्ति के माध्यम से, वो धीमे धीमे कम हुई चीजें, रियलिस्टिक चीजें आई। इंग्लैंड में राजा के अधिकार कम हुए, संसद के अधिकार बढ़े। मतलब संसद के अधिकार बढ़े तो जनता के अधिकार बढ़े, क्योंकि संसद में कौन जाता है? जनता के चुने हुए लोग। तो राजा के अधिकार कम हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये अब यानी कि राजा में वो चीजें नहीं देखी जा रही है क्या साहब ये भगवान का रूप है, नहीं, ये भी हमारे बीच का इंसान है। तो और यहाँ पार्लियामेंट पावर बढ़ने लगी। फ्रांस में राजक्रांति हुई यानी कि 1789 की। तो इनसे अब समाज में एक नई परिस्थितियां बनना शुरू हुई। जब नई परिस्थितियां बनी तो उन नई परिस्थितियों की वजह से बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हुई। तो उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए समाजशास्त्र जैसे विषय की यानी कि उद्भव हुआ। और जैसे कि औद्योगिक क्रांति आई तो उससे क्या हुआ? नगरों का विकास आया, है ना, नई अर्थव्यवस्था आई। नई अर्थव्यवस्था मतलब कृषि अर्थव्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो गई। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। अब नगर बने तो वहां पर इनकी बहुत सारी नई नई चीजें बनी। तो यहाँ पर समुदायों की दमनात्मक शक्ति में कमी आई। मतलब अब लोगों को स्वतंत्रता थोड़ी सी ज्यादा हो गई, क्योंकि नगरों में कोई एक दूसरे से ज्यादा दखलंदाजी नहीं रखता है। गांव में क्या होता है? हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शहरों में ऐसा नहीं है। बगल में शर्मा जी वर्मा जी बहुत दिनों से रह रहे हैं, पता ही नहीं कौन रह रहा है। ना शर्मा जी को पता कि वर्मा जी रह रहे हैं, ना वर्मा जी पता शर्मा जी रह रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है। फ्रांस में यानी कि राजक्रांति हुई 1789 की, है ना। ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, नगरों का विकास हो गया। तो जब राजक्रांति आई तो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया क्यों तेज हो गई? राजा के अधिकार कम हुए, है ना, सामंतवादों के अधिकार कम हुए, आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिली। ठीक है, तो इसके क्या हुआ? तीन बातें निकल के आई: समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। किस क्रांति के बाद? फ्रांसीसी क्रांति का। ये नारा ही था, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ये इसी क्रांति का नारा है। किसका? फ्रांसीसी। क्योंकि वहां पर समानता थी ही नहीं कैसे भी, क्योंकि यह तो बहुत पावरफुल लोग थे, राजा और उनके आसपास के जो सारे राज परिवार के लोग और अधिकारी पदाधिकारी, और यह फिर आम पब्लिक थी, क्या समझे। तो बहुत बड़ी असमानता थी। स्वतंत्रता बहुत सारी चीजों के लिए नहीं थी, राजा ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। भाईचारे वाली बात तो थी नहीं। तो इन तीनों को लेकर के क्रांति हुई थी। तो अब यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हो गया? राजतंत्र के स्थान पर क्या हो गया? लोकतांत्रिक राज प्रणाली प्रारंभ हो गई। क्रांति के पश्चात फ्रांस में एक नई सामाजिक व्यवस्था पनपने लगी और इस नई व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम फ्रांस के जो सेंट साइमन थे और उनके शिष्य कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे। इन दोनों लोगों ने काफी प्रभावित किया और इन्हीं दोनों विद्वानों ने वहां पर इनकी व्यवस्था, पुनर्गठन और समाज की वैज्ञानिक व्याख्या करने हेतु एक नए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। और वो नया सामाजिक विज्ञान कौन हो गया? समाजशास्त्र। ठीक है, तो यहां से इनकी उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति में दो घटनाएं महत्वपूर्ण। कौन? एक आपकी औद्योगिक क्रांति और दूसरी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। इन दो घटनाओं की वजह से समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ। तो एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जो है बोटोमोर। ये पूछ लिया जाता है कि बोटोमोर किस देश के समाजशास्त्री हैं, तो वो आपके किसके हैं? आपके इंग्लैंड के हैं। हाँ, 18वीं शताब्दी की बौद्धिक परिस्थितियां जो थी उन्होंने समाजशास्त्र के उदय में सहायता की। इतिहास की दार्शनिक व्याख्या करने वालों में एडम फर्ग्यूसन
का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। इतिहास की दार्शनिक व्याख्या की किसने? एडम फर्ग्यूसन ने। आपने फर्ग्यूसन ने क्या बताया? राज्य, समाज, परिवार, नातेदारी, जनसंख्या, प्रथा, कानून पर विचार व्यक्त किए। किसने? एडम फर्ग्यूसन ने। और ये सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? समाज से जुड़ी हैं। ठीक है, तो इनकी मान्यता थी कि समाज जो है पारस्परिक रूप से संबंध संस्थाओं की प्रणाली है। फर्ग्यूसन ने समाज क्या बताया? कि पारस्परिक रूप से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं की प्रणाली ही क्या है? आपका समाज है। ये फर्ग्यूसन ने कहा, एडम फर्ग्यूसन ने। हीगल, इन पर किसका प्रभाव था? फर्ग्यूसन पर हीगल का। ये बहुत बड़े एक समाजशास्त्री हुए। और सेंट साइमन। ठीक है, मतलब हीगल आपका जो था वो कार्ल मार्क्स का गुरु था और ये सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे। तो इन दोनों का प्रभाव किसके ऊपर था? एडम फर्ग्यूसन। हाँ, हीगल का प्रभाव किस पे था? कार्ल मार्क्स पर था और सेंट साइमन का ऑगस्ट कॉम्टे पर। ठीक है, चलिए अब ये समाजशास्त्र के विकास, ये तो उद्भव हो गया। अब विकास की अवस्थाएं बहुत सारी, धीमे धीमे यानी कि इस स्वरूप में आया। एकदम से समाजशास्त्र विषय नहीं बन गया। तो पहली अवस्था जो शुरू होती है ये यूरोप से शुरू होती है। कहां से होती है? यूरोप से शुरू होती है। और यूरोप में भी खासकर यूनान से। ये यूनान में आपके जो प्लेटो और अरस्तु जो थे ना, यूनानी दार्शनिक थे, तो उन्होंने इस दिशा में बहुत उनका प्रयास माना जा सकता है। भाई सेंट साइमन और ये अगस्ट कॉम्टे तो बहुत बात के हैं। सामाजिक अध्ययन जो है ना बहुत शुरू से चला आ रहा है। तो पहले यानी कि सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया। किसने? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो गुरु हैं, अरस्तु उनके शिष्य हैं। जैसे सेंट साइमन गुरु है, अगस्ट कॉम्टे उनके शिष्य हैं। तो ये प्लेटो अरस्तु की जो रचनाएं हैं, आपका प्लेटो ने जो बुक लिखी है द रिपब्लिक। कौन सी बुक है? द रिपब्लिक। किसकी है? प्लेटो की। और इनके जो शिष्य हैं अरस्तु, उन्होंने लिखी है क्या? आपके एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इनमें दोनों ही बुक में सामाजिक जीवन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं और घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो जब इनमें मिल रहा है तो यहीं से यानी कि पहली अवस्था यूरोप से मानी जाएगी समाजशास्त्र की। प्लेटो और अरस्तु के बाद में फिर इनके सामाजिक जीवन से संबंधित अध्ययन करने में और समाजशास्त्र के विकास में फिर लुक्रेशियस का भी योगदान है। इसके बाद सिसरो, मार्कस ऑरेलियस और आपका सेंट ऑगस्टाइन, इनका योगदान है। भारतीय विचारकों में यदि हम देखें तो हमारा जो सामाजिक चिंतन है वो मनु से स्टार्ट हो जाता है। मनु ने जो अपनी पुस्तक है मनुस्मृति, ये हमारे भारतीय सामाजिक चिंतन की, सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है, मनुस्मृति, है ना। और आपका कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में दिया है। अर्थशास्त्र में बहुत सारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का विवेचन किया उन्होंने। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज जो है वो 6वीं शताब्दी से लेकर के और आपकी 4वीं शताब्दी तक चलती है, द्वितीय अवस्था। ठीक है, इसमें आपकी द्वितीय अवस्था ये जो मानी जाती है 6वीं शताब्दी से लेकर के और 4वीं शताब्दी तक। इसमें सामाजिक घटनाओं और समस्याओं को तार्किक ढंग से समझा जाने लगा। पहले में कैसे था? फिलोसफिकल तरीके से था, दार्शनिक तरीके से समझाया जा रहा था। अब ये दूसरे में क्या आ गई? तार्किकता आ गई कि ऐसा नहीं कि था वैसा किसी बड़े विद्वान ने कहा इसलिए मान लिया जाए, नहीं, तर्क की कसौटी पर कसा जाए कि हाँ ये कारण हुआ है तो ये कार्य था इसके पीछे। व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर बल दिया गया। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया कि समाज को या किसी चीज को क्या चलाना है, सही तरीके से चलाना, तो एक सरकार होना चाहिए। सरकार क्या करती है? यही तो करती है, चीजों को सही तरीके से चलाने का काम करती है। तो ये सरकार की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। उसके बाद है थॉमस एक्यूनस
थॉमस एक्विनस ने सामाजिक सहयोग, न्याय, ईश्वर, श्रद्धा, एकता आदि का अध्ययन किया है। इन सभी चीजों का किसने अध्ययन किया? थॉमस एक्विनस ने। न्याय का, ईश्वर का, श्रद्धा का, एकता का। इस समय सामाजिक घटनाओं, तथ्यों को समझने के लिए क्या किया जाने लगा? उस विधि का प्रयोग किया जाने लगा जिस विधि से प्राकृतिक घटनाओं को समझा जाता है। यानी कि जिस तरह से प्राकृतिक घटनाओं को समझा जाता है उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं या तथ्यों को समझने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं में क्या होता है, कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, तो वही लॉजिक यानी कि इस समय इसमें लगाया जाने लगा। ऐसा नहीं कि साहब ऐसा तो होता ही है, होता चला आ रहा है, नहीं। क्यों होता चला आ रहा है? तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो इसके बाद विचारकों के चिंतन में क्या आ गई? वैज्ञानिकता आ गई। पहले क्या थी? दार्शनिकता थी। यहां पर क्या आ गया? वैज्ञानिकता आ गई। यानी कि सेकेंड स्टेज में आपकी जो 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक आप क्या हो गई? वैज्ञानिकता आ गई। तर्क पर जोर दिया जाने लगा सेकेंड स्टेज में। इसके बाद थर्ड स्टेज, ये कब से स्टार्ट होती है? 14वीं शताब्दी से लेकर के और 8वीं शताब्दी तक, 14th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक ये मानी जाती है। तो इसमें क्या हो गया? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो गया, यानी कि वहां तक वैज्ञानिकता आई थी, यानी कि सोच वैज्ञानिक हो गई। लेकिन यहां पर अध्ययन करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज होने लगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। और इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इन्होंने क्या दिया है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये दिया गया है इनके द्वारा, हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा। और इसी समय एक बहुत बड़े विद्वान हुए सर थॉमस मोर। कौन हुए हैं? सर थॉमस मोर। इनकी जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूटोपिया। कौन सी बुक है? यूटोपिया। इस बुक में उन्होंने दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया। किस बुक में? यूटोपिया में। किसने? थॉमस मोर ने। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही तो है रूसो की, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका थॉमस मोर ने जो यूटोपिया बुक है उसमें इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक समस्याओं का विचार किया था। ये थॉमस मोर कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कौन सी बुक थी? यूटोपिया। तो इंग्लैंड की इनकी समस्या। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं मॉन्टेस्क्यू। इसमें उन्होंने आपका मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। कौन सी? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उन्होंने बताया कि मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव होता है। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार की आपकी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी ना, तो समाज के रीति रिवाज, परंपराएं भी उसी प्रकार के विकसित होते हैं। जैसे आप देखें पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों की कल्चर आपकी मैदानी कल्चर से अलग होती है, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां उसी हिसाब से होती है। आदिवासी लोग जहां पर रहते हैं वो जंगलों में रहते हैं, तो उनका कल्चर है नेचर के साथ जुड़ा होता है, हर चीज नेचर के साथ जुड़ी होगी। शहरी कल्चर मॉल के साथ जुड़ी होगी, मार्केट के साथ जुड़ी होगी, नहीं। तो भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। माल्थस ने आपके जनसंख्या सिद्धांत और जनाधिक्य से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। माल्थस का यानी कि जनसंख्या सिद्धांत है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में थ्योरी। बीको एक विद्वान हुए हैं, इनकी बुक है द न्यू साइंस। कौन सी बुक है? द न्यू साइंस। इन्होंने सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की है, यानी कि कोई भी सोशल जो आपकी पावर है उसकी उन्होंने क्या किया है? उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। किसने की है? बीको ने की है। अगस्ट कॉम्टे के गुरु सेंट साइमन ने एक नवीन सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब ये विषय के बारे में विचार रखा किसने? सेंट साइमन ने। उन्होंने कहा कि एक ऐसा विषय हो जो सामाजिक अव्यवस्थाएं हो गई उनको व्यवस्थित किया जाए। ये विचार सेंट साइमन का था। इसके द्वारा समाज की बदलती संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके, ऐसे विषय की बात की उन्होंने। इस नवीन विज्ञान को सेंट साइमन ने क्या नाम देना चाहते थे? सामाजिक जीव विज्ञान।
क्या नाम देना चाहते थे? सामाजिक जीव विज्ञान। और अगस्त कॉन्क्लेव ने क्या दे दिया इनको? सामाजिक फिजिक्स, यानी कि ये नाम देना चाहते थे सोशल बायोलॉजी। कौन? सेंट साइमन। और अगस्त कॉन्क्लेव ने क्या नाम दे दिया? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। लेकिन बाद में एडम स्मिथ ने जो मतलब इसको बाद में लेकिन सोशियोलॉजी नाम दिया गया। एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्यों का विचार दिया, क्योंकि एडम स्मिथ है वो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। तो वो यानी कि किसकी बात करते हैं? एक इकोनॉमिक मानव की बात करते हैं कि यानी कि व्यक्ति के जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है, ये एडम स्मिथ में था। कंडोरसेट एक समाजशास्त्री है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कंडोरसेट है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। जेम्स हडिंगटन ने इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत दिया। ये पूछा जा सकता है कि इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है? तो जेम्स हडिंगटन ने दिया। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं, सीधे सीधे मिलेंगे आपको, बस इनको तैयार कर लीजिए आप। फिर आपकी चतुर्थ अवस्था, ये 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई है और आज तक ये आगे बढ़ती जा रही है। लास्ट स्टेज है सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट की। तो इस अवस्था का प्रारंभ कहां से होता है? अगस्त कॉम्टे के समय से होता है, यानी कि जब उन्होंने समाजशास्त्र विषय बना दिया, समाजशास्त्र विषय बन गया अगस्त कॉम्टे थर्ड स्टेज में। अब फोर्थ स्टेज यहां से आगे की बढ़ती है। तो यहां से यानी कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था, यहां से यानी कि फिर एक सामाजिक विज्ञान को क्या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना शुरू किया गया है। ये चौथी अवस्था में जो अभी तक चली आ रही है, आगे बढ़ रही है। इसी अवस्था में आपने बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाओं का भी वैश्विक तरीके से यानी कि आपका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सकता है। किसने बताया? अगस्त कॉम्टे। इसी के बाद आगे बढ़ने लगी। हाँ, तो समाजशास्त्र का जन्म कहां पर हुआ? नहीं, फ्रांस में हुआ। 1838 में अगस्त कॉम्टे ने जन्म दिया समाजशास्त्र को। फिर इसके बाद 1849 में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित करवाया और इन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि यह समाजशास्त्र सही नहीं है शब्द। क्यों? उन्होंने क्या कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के बारे में? ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। क्यों? क्योंकि ग्रीक शब्द आपका सोशियस, सॉरी वो आपका लैटिन वर्ड आपका सोशियस और ग्रीक शब्द आपका लोगस, इससे मिलकर बना, दो भाषाओं की अवैध संतान है। ये शब्द ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? क्या नाम दिया उन्होंने? इथोलॉजी। वेरी गुड, व्यवहार विज्ञान, है ना। हार्वर्ड स्पेंसर ने इनकी जो बुक है क्या सिंथेटिक फिलोसफी का एक जो भाग है इसी बुक का, वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो देखा जाए डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में मैं कॉम्ट के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, यानी कि कॉम्ट के जो विचार हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया। किसने? हार्वर्ड स्पेंसर ने। किस बुक में बढ़ाया? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। हालांकि ये उसी का पार्ट है सिंथेटिक सोशियोलॉजी का। और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, सावयवी सिद्धांत। क्या? ऑर्गेनिक थ्योरी, सावयवी सिद्धांत। इसमें उन्होंने समाज की तुलना किससे की है? शरीर से की है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से शरीर के जो अंग हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ करके ही पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से समाज की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो मिलकर के समाज का निर्माण करती हैं। ये आपका यानी कि हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया। ठीक है, ये हार्वर्ड स्पेंसर भी आपके ब्रिटिश थे। सबसे पहले आपका समाजशास्त्र का जो अध्ययन स्टार्ट हुआ, स्टडी, अभी तो विद्वानों के बीच चल रही थी। ये समाजशास्त्र है, विद्वानों के बीच चल रहा था। अब ये स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया गया। तो वो कहां पर स्टार्ट हुआ है? आपका अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। कहां पर? येल यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? अमेरिका के किस शहर में?
शिकागो में। कहां पर है? शिकागो में। तो ये इन्होंने 1878 में, किसने स्टार्ट करवाया इसको? क्यों भाई? हाँ जी, समनर ने। वेरी गुड। यानी कि ये पहले प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र के। आप लोग तो बहुत बाद के प्रोफेसर बनने जा रहे हो, पहले प्रोफेसर कौन है? समनर। यानी कि समाजशास्त्र के फर्स्ट प्रोफेसर हैं। कौन है? विलियम ग्राहम समनर। ये कहां पर प्रोफेसर थे? आपका येल यूनिवर्सिटी में थे। कब इन्होंने स्टार्ट करवाया? 1876 में। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ, किस विश्वविद्यालय में? तो येल विश्वविद्यालय में। दुनिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ अध्ययन, स्टडी, पढ़ाना, टीचिंग? 1876 में। पहले प्रोफेसर समनर। किस विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में। ठीक है। ये आपका जो समाजशास्त्र है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में मिला जुला चल रहा था। जैसे प्लेटो थे तो उन्होंने समाजशास्त्र की बात थोड़ी की थी, तो वो तो फिलोसफिकल बातें कर रहे थे, लेकिन वो समाजशास्त्र की बातें बनती चली गई। इसी टाइप से और जो अभी तक बातें कर रहे हैं जितने भी वैज्ञानिक, वो प्योर सोशियोलॉजी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो और विषयों में भी जानकारी मिल रही है उसे। लेकिन समाजशास्त्र को अन्य विषयों से बिल्कुल हटके एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने का काम वो किसने किया है? आपका फ्रांसीसी विद्वान है इमाइल दुर्खीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्या कि समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक करने का कार्य किसने किया? इमाइल दुर्खीम ने। इसीलिए इनको रियल कहा जाता है, रियल फादर, समाजशास्त्र का वास्तविक जनक। वैसे जनक तो वो है अगस्त कॉम्टे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र विषय नाम दिया था, लेकिन ये रियल है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, अन्य सामाजिक विज्ञानों से कोई संबंध नहीं रखा, बिल्कुल रियल बना दिया। वो है कौन? आपके दुर्खीम। समाजशास्त्र की पहली जो जर्नल निकलता है, पहली पत्रिका निकलती है, वो कौन थी? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। पहली पत्रिका कौन सी थी? अमेरिकन क्या? जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ये कब निकली? आपकी 1892 में, 1892 में। कहां से? अमेरिका से। जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल काउंसिल थी ये कब बनी? अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद आपकी 1905 में ये परिषद बनी। ठीक है। हाँ, दुर्खीम ने, मैंने कल भी आपको बताया था, दुर्खीम ने समाजशास्त्र को किसका विज्ञान माना है? सामूहिक प्रतिनिधानों का। किसका माना है? सामूहिक प्रतिनिधानों का, यानी कि सोशल रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स का माना है। ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था। सामूहिक प्रतिनिधान क्या होते हैं? सामूहिक प्रतिनिधान किसी भी समाज के एक अवचेतन मन में रहने वाले जो लोक व्यवहार हैं, जो उनके जीवन जो दिनचर्या के व्यवहार हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं। यानी कि समाज के सारे लोग जिन चीजों को मानते हैं वो यानी कि क्या होते हैं? सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं। या किसी भी एक बड़े समूह के लोग जिस चीज को मानते हैं वो सामूहिक प्रतिनिधान होता है। एडवुड ने बताया कि यद्यपि कॉम्टे ने फ्रांस में क्या समाजशास्त्र की नींव डाली, लेकिन इसे वैश्विक विज्ञान बनाने की विचारधारा का जनक किसको कहा जाता है? दुर्खीम को माना जाना जा सकता है। मतलब कहा कि समाजशास्त्र की नींव तो उन्होंने डाली, लेकिन उसको एक पूरा क्या वैश्विक एक विषय के रूप में नींव रखी उन्होंने सिर्फ, लेकिन एक पूरा विषय के रूप में बनाने की विचारधारा है वो दुर्खीम की। समाजशास्त्र के विकास में इंग्लैंड के, मैंने आपको बताया ना, हार्वर्ड स्पेंसर, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? साम्यवादी सिद्धांत दिया था। किस बुक में दिया था? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। वेरी गुड। मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये वही जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द का ही विरोध किया था, तो वो मिल भी इंग्लैंड के हैं। चार्ल्स बूथ, ये भी आपके इंग्लैंड के हैं। हाव हाउस, ये भी इंग्लैंड के हैं। वेस्टरमार्क, ये भी आपके इंग्लैंड के हैं। कार्ल मैनहीम, ये भी इंग्लैंड के। गेंसवर्ग, ये भी इंग्लैंड के। तो ये पूछा सकता है
कि निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री इंग्लैंड का नहीं है। 3 नाम दे दिए, चौथा दूसरा और कोई दे दिया तो वो नहीं होगा। या उन्होंने दे दिया कि इंग्लैंड के कौन से समाजशास्त्री हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स बूथ, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस की। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन कब से स्टार्ट हुआ, 1907 में। सबसे पहले कहां हुआ था, अमेरिका में। कहां पर, येल विश्वविद्यालय में। कब हुआ था, 1876 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, हाँ। फ्रांस के कौन कौन है, दुर्खीम है, टार्डे है, लीपले है, अगस्ट कॉम्टे है और आपका सेंट साइमन है। ये सब यानी कि फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस में, हाँ सॉरी, ये इंग्लैंड के बाद, सॉरी उसके अमेरिका के बाद फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस के बाद फिर इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले आपका अमेरिका में हो गया था, उसके फ्रांस में 1889 में। ठीक है, समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू। जर्मनी में के कौन कौन से हैं समाजशास्त्री, जर्मनी के आपके हैं टॉनिच, वॉनविच, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वीरकांत और जॉर्ज सीमेल। ये सब कहां के हैं, आपके जर्मनी के हैं। जर्मनी वालों ने आपका समाजशास्त्र के जब स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने कौन सा स्वरूप दिया था, कौन सा संप्रदाय उनका, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक है, या उसी को जर्मन संप्रदाय कह दिया था, क्योंकि सभी जितने भी है ना वो सारे जर्मन स्कॉलर हैं। टॉनिच, वॉनविच, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वीरकांत, जॉर्ज सीमेल। ठीक है, अमेरिका में समाजशास्त्री कौन है अमेरिका के, ये पूछ लिया जाता है, जोड़ी बनवा ली जाती है कभी कभार। तो आपका गिडिंग्स अमेरिका के, अमेरिका में गिडिंग्स, समनर, ये समनर पहले प्रोफेसर येल विश्वविद्यालय के है ना, वार्ड, पार्क, वर्गेस, सोरोकिन, जिमरमैन, माइकल, मैकाइवरोपेच, ऑगवन, पार्सन्स, मर्टन, यंग, कोजर, रॉस, ये सब यानी कि आपके किसके हैं, आपके अमेरिका के हैं। तो जैसे कि ये आपको बता ही चुका, अमेरिका में सबसे पहले विश्वविद्यालय येल में अध्ययन हुआ था और इसका जो शुरू हुआ था। इसके बाद मिस्र में अध्ययन स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के बाद फिर मिस्र में हुआ। कब, 1924 में। 1947 में स्वीडन में स्टार्ट हो गया, समाजशास्त्र डिपार्टमेंट बन गया। मैक्सिको में आपका 1905 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो गया था।